वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं उस ढाल की जो हमारे अस्तित्व को बचाए हुए है। इंडियन एनवायरमेंटल लॉ। एक आम इंसान की जिंदगी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ये लीगल ढांचा हर चीज को कंट्रोल करता है। तो बिना किसी देरी के इस बहुत ही क्रूशल टॉपिक की गहराई में चलते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन फंडामेंटल्स से, फिर देखेंगे रेमेडीज अगेंस्ट पोल्यूशन, उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स और आखिर में बात करेंगे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रिजीम की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन फंडामेंटल्स। वैसे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति को हमेशा से पूजा गया है, लेकिन मॉडर्न लॉ में इसकी डेफिनेशन बहुत ही प्रिसाइज है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2A के हिसाब से एनवायरमेंट सिर्फ पेड़ पौधे या नदियां नहीं है, ये एक इंटर रिलेशनशिप है। हवा, पानी, जमीन, इंसान, जीवों और प्रॉपर्टी के बीच का एक गहरा कनेक्शन। और जब भी पोल्यूशन इस कनेक्शन को तोड़ता है, तब कानून का इंटरफेयर करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रेमेडीज अगेंस्ट पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के खिलाफ हमारे पास लीगल हथियार क्या क्या हैं। अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कई स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद हैं। कॉमन लॉ टॉर्ट्स के अंदर न्यूसेंस या ट्रेसपास का इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले अगर ज्यादा सीरियस हों तो भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधे पब्लिक न्यूसेंस का केस बनता है। और एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर मैंडेटरी इंजंक्शन। इसमें कोर्ट पॉल्यूशन को तुरंत रोकने का डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करता है। देखिए, हवा और पानी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा खतरा है। नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 ने हर जोन को बहुत ही सख्ती से कैटेगराइज किया है। रेजिडेंशियल एरियाज को ही देख लीजिए, दिन में 55 डेसिबल और रात में सिर्फ 45 डेसिबल की लिमिट तय है। ये कानून एकदम क्लियर है और इनका वायोलेशन सीधे लीगल एक्शन को इनवाइट करता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा लीगल सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या राइट टू रिलीजन एक शांतिपूर्ण पर्यावरण या पीसफुल एनवायरनमेंट के अधिकार से ऊपर हो सकता है? इसका एकदम साफ जवाब हमें मिलता है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी के लैंडमार्क जजमेंट में। इस केस में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा और क्लियर रूल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 हमें धार्मिक आज़ादी जरूर देता है, लेकिन ये किसी को भी आर्टिकल 21 के तहत दूसरों की शांति भंग करने का लाइसेंस नहीं देता। कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर लगे बैन को बिल्कुल सही ठहराया। मतलब कानून के लिए इंसानी जिंदगी की शांति सबसे ऊपर है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। 1984 के खौफनाक भोपाल गैस डिजास्टर के बाद देश को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रूप में एक बहुत ही मजबूत अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मिला। लेकिन क्या हमारी अदालतें इतनी पावरफुल हैं कि वो एक पवित्र नदी को बचाने के लिए बड़ी बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को रातों रात बंद करवा सकें? बिल्कुल हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम फेमस गंगा टैनरीज केस के नाम से जानते हैं। जब कुछ टैनरीज अपना जहरीला और अनट्रीटेड कचरा सीधे गंगा में बहा रही थीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पब्लिक हेल्थ की कीमत पर इकोलॉजी को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं किया जा सकता। और यहीं पर लागू हुआ पोल्यूटो पेज प्रिंसिपल। मतलब जो पोल्यूशन फैलाएगा, सफाई और डैमेज का पूरा खर्चा भी वही उठाएगा। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के जरिए प्रकृति के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र कैसे बनाया है, आइए समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्यावरण के लिए एक बहुत ही सॉलिड शील्ड तैयार की है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए ये क्लियर कर दिया कि एक स्वच्छ, स्वस्थ और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना हमारा फंडामेंटल राइट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 48A और 51AG ने पर्यावरण को बचाना स्टेट की ड्यूटी और हर सिटीजन का फंडामेंटल ऑब्लिगेशन बना दिया है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। सोचिए, जब किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान होने का खतरा हो, लेकिन हमारे पास कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो, यानी जब साइंटिफिक अनसर्टेनिटी हो, तब क्या किया जाए? विकास और विनाश के बीच ये बैलेंस कैसे बनता है? इस उलझन को सुलझाया विलौर सिटीजंस वेलफेयर फोरम केस ने। तमिलनाडु में जहरीले कचरे से बर्बाद होती खेती की जमीन को बचाने के लिए कोर्ट ने इस्तेमाल किया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। रूल एकदम क्लियर है।
अगर एनवायरनमेंट को बड़े नुकसान का खतरा है तो पुख्ता साइंटिफिक सबूत का इंतजार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये साबित करने का बर्डन कि प्रोजेक्ट सेफ है इंडस्ट्री पर होगा, ना कि नुकसान झेलने वाले बेबस लोगों पर। अब यहीं से एक और बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या सरकार किसी पब्लिक नेचुरल रिसोर्स को, जैसे कि किसी पूरी नदी के तल को, किसी प्राइवेट कमर्शियल रिजॉर्ट को लीज पर दे सकती है? आखिर इन प्राकृतिक संसाधनों का असली मालिक है कौन? इसका जवाब हमें MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में मिलता है। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक प्राइवेट लीज को कैंसिल किया और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन को सख्ती से लागू किया। कोर्ट ने कहा कि हवा, पानी और जंगल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। स्टेट इनका मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी है जो इन रिसोर्सेज को आम जनता के लिए सुरक्षित रखता है। इनका प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से नामुमकिन है। अब इमेजिन कीजिए इंडस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट। अगर किसी खतरनाक एंटरप्राइज से कोई जहरीली गैस लीक हो जाए और मैनेजमेंट ये कहे कि इसमें उनकी कोई लापरवाही या नेग्लिजेंस नहीं थी, तो फिर इस भारी नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किस पर आएगी? इस सवाल का जवाब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी ओलियम गैस केस में मिला। यहां भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर के न्याय शास्त्र को पीछे छोड़ते हुए एक नया और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल सेट किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसका सीधा मतलब है जीरो एक्सेप्शंस। अगर आप कोई हैजार्डस प्लांट चला रहे हैं और वहां से कोई लीक होता है तो आप 100% जिम्मेदार हैं। आप कोई भी डिफेंस यूज नहीं कर सकते। ये भारतीय लीगल सिस्टम का एक बहुत ही बोल्ड और ऐतिहासिक कदम था। और आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रिजीम। देखिए, पोल्यूशन कभी देशों के बॉर्डर नहीं देखता, इसीलिए ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन से लड़ने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज का होना बहुत जरूरी है। 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने पहली बार हेल्दी एनवायरनमेंट को हमारा राइट माना। फिर 1992 में रियो डिक्लेरेशन ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल ने बाइंडिंग कैप एंड ट्रेड टारगेट्स फिक्स किए और हाल ही में 2015 के पेरिस एग्रीमेंट ने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क तैयार किया। $470 मिलियन 1989 में भोपाल गैस डिजास्टर के बाद दिया गया ये सेटलमेंट अमाउंट इस बात का सबूत है कि जब कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा होता है तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की लायबिलिटी का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। 45%। पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने 2030 तक अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 45% तक कम करने का बड़ा टारगेट रखा है। ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन साफ दिखाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इस ग्लोबल जंग में कितनी सीरियसनेस और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो हमारे प्राचीन दर्शन से लेकर आज की ग्लोबल पेरिस ट्रीटी तक ये लीगल ढाल लगातार मजबूत हुई है। हमारी अदालतों ने हमें पोल्यूटर पेज, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और असरदार लीगल वेपन्स दिए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तेजी से आज इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्या हमारा ये लीगल शील्ड आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बायोस्फीयर को बचाने में वाकई कामयाब हो पाएगा?